देखिए, इट डिपेंड ऑन द कंट्री विच यू आर गोइंग टू स्टडी. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ यूके द फी विल बी स्टार्टिंग लाइक इन अराउंड 12 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो जाती हैं. और अगर अपन बात करें थोड़ी सी रेपुटेशन के हिसाब से, थोड़ी अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटी की, तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 15 to 18 lakhs rupees per year. एंड प्रोग्राम इज लास्टिंग फॉर 3 years, तो 3 साल की फ़ीस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर किसी बच्चे का बजट थोड़ा टाइट हो तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसमें उसको ऐसे भी ना लगे कि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर मिले, पर बजट थोड़ा बच्चे का कम है? देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की अगर अपन बात करें, लाइक जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग तो वुड कॉस्ट यू as I say like 16 to 18. But if you if you choose option, like if you talk about a low budget English speaking program, we have an option where you can study in Australian or British university, that is Singapore, Malaysia, Dubai. These university have a multiple campus. Like for example, there's a university called Curtin University, Australia, and they have their campus in Singapore, Malaysia. There's a university called Middlesex University in UK, University of Birmingham. They have campus in Dubai also. So a student can study their multiple campus, and the degree would be awarded from like as I say Curtin University. तो कर्टिन यूनिवर्सिटी की डिग्री बच्चे को मिलेगी, कैंपस उसका रहेगा मलेशिया या सिंगापुर, और डिग्री एट द एंड ऑफ द डे उनको वहाँ की मिलेगी. तो अगर यहाँ पे बजट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कंपेयर में यहाँ बजट आधा हो जाता है. तो अगर आपको बजट का इश्यू है कि भाई मेरा बजट कम है, तो आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको आधे बजट में ऑस्ट्रेलिया की डिग्री मिल जाती है. बट नॉर्मली और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और भी है. हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपका बजट का इश्यू है, तो what you can do, you can study 1 year in Malaysia campus and second year we can help you to transfer there Australia main campus. मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है. पाथवे प्रोग्राम, यस, पाथवे प्रोग्राम. जहाँ पे क्या होता है, अगर आपका बजट कम है या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रही, किसी भी रीजन से आप आइल्स मीट नहीं कर पा रहे या उनके एकेडमिक आप मीट नहीं कर पा रहे, सो यू कैन स्टडी देयर मल्टीपल कैंपस. आपको जिसमें ऑप्शन बताया कि आप उनके मलेशिया कैंपस में पढ़ सकते हैं, सिंगापुर कैंपस में फर्स्ट ईयर पढ़ सकते हैं, फिर सेकेंड ईयर वी कैन ट्रांसफर यू टू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस. तो फीस भी फिर चेंज हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल. तो फर्स्ट ईयर में मलेशिया की लगेगी, सेकेंड में सिंगापुर की लगेगी? जी. अगर आप मलेशिया पढ़ रहे हैं तो जो मलेशिया के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर होगा. अगर आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो फिर सेकेंड ईयर में आपको जो अप्लीकेबल होगी दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया कैंपस. ओके. फिर उसमें स्कॉलरशिप का भी कुछ डिफरेंस? हाँ, स्कॉलरशिप तो मिलेगी, बट बेनिफिट ये रहता है कि भाई आपको जैसे आपने बताया कि भाई बजट का इश्यू है, तो फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की फीस 18 लाख रुपए आ रही है, 17 लाख रुपए आ रही है, तो मलेशिया कैंपस वुड कॉस्ट यू अराउंड 7 लाख 10 लाख, है ना. तो अगर आपकी बात करें तो 7-8 लाख रुपए आपने यहाँ पे सेव कर लिए. तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन रहता है कि यू कैन चूज दीज ऑप्शन ऑल्सो. एंड बिसाइड दैट देर आर सम यूरोपियन कंट्री दो जो प्रोवाइड ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन ऑल्सो, लाइक इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है. इनकी एजुकेशन थोड़ी सी लो कॉस्ट है, बट एज ए से इन दैट केस यू नीड लैंग्वेज ऑल्सो. तो लैंग्वेज बैरियर रहता है, उनकी पढ़ाई उनकी लैंग्वेज में होगी, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है बच्चों के लिए. अदरवाइज अगर अपन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम की बात करें तो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अल्टरनेटिवली पाथवे प्रोग्राम ले सकते हैं. करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी बच्चों के लिए? देखिए, बीइंग ए बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट, सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि आपका जो प्रोफेशन है वो डिमांड में है. एज आई ऑलरेडी सेड, स्किल शॉर्टेज. तो स्किल शॉर्टेज में आपके नर्सिंग आते हैं, मिडवाइफरी आती है. ये प्रोग्राम जो आपके मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, ये डिमांड में है सबसे ज़्यादा. और आपको बीइंग ए नर्स, आपको अगर जॉब्स की बात करें, अगर किसी देश में 100 वर्क वीज़ा इश्यू हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए इनिशियली सबसे पहले जो वीज़ा दिए जाएंगे वो नर्सेज को दिए जाएंगे, क्योंकि नर्सेज प्रोफेशन बहुत डिमांड का प्रोफेशन है. तो आपके पास जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इश्यू नहीं है. सैलरी की बात करें तो आपको हाईएस्ट पेड सैलरी इन दी इंडस्ट्री मिल रही है, इन दी बिजनेस मिल रही है नर्सिंग में. तो नर्सेज को हाईली डिमांडेबल है प्रोफेशन, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको पे स्केल भी बहुत अच्छा रहता है. ऑस्ट्रेलिया सर टॉप कंट्री का जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कंट्री तो बहुत अच्छी है. यूके भी बहुत अच्छी कंट्री है. कंट्रियाँ सारी अच्छी हैं इंग्लिश कंट्रीज़, बट एक वर्ड यूज़ किया जाता है पर आवर लेबर. अपन अपनी अगर देसी भाषा में बोलें तो, अपन मारवाड़ी में बोले तो दिहाड़ी मजदूरी, कि भैया हमें 1 घंटे काम करेंगे तो हमें कितना पर आवर लेबर हमें कितना मिलेगा. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट
पर आवर लेबर देता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, अपने यहाँ कल्चर नहीं है, इंडिया में कल्चर नहीं है पढ़ाई के साथ काम करने का, हाँ। है ना। अपने यहाँ वहाँ कल्चर है, वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई के साथ काम करता है, तो वहाँ पे पे आउट भी पर आवर होता है। आपने अगर 10 घंटे काम किया है तो आपको 10 घंटे का पे आउट मिल रहा है, आपने 5 घंटे काम किया तो आपको 5 घंटे का पे आउट मिल रहा है, तो वहाँ पे पर आवर लेबर मिलता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया का पे स्केल ज़्यादा है। बट अगर अपन यूके का कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया से, तो कंपैरिजन दोनों का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इंडियन करेंसी से कन्वर्जन करते हैं दोनों करेंसियों का, तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है दैट इज़ इन बिटवीन 60 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, और वही अगर आपका यूके का ब्रिटिश पाउंड है दैट इज़ लाइक 125 आ रहा है। तो अगर अपन करेंसी कन्वर्जन की बात करें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भैया हमारे पॉकेट में कितना आ रहा है, तो लगभग बराबर सी इनकम आती है, चाहे आप यूके देखें या ऑस्ट्रेलिया देखें। अगर कोई बच्चा 12th पीसीबी से पास है तो अब उसको क्या प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए उसको? देखिए, बायो के साथ अगर किसी बच्चे ने 12th किया है और हमारे पास जब बच्चे आते हैं, इनिशियली हम लोग उनका काउंसलिंग जब हम करते हैं, हमारे प्रोफेशनल काउंसलर हैं जो ट्रेंड हैं, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग देती हैं, बीइंग एन एजेंट हु इज़ वर्किंग विद यूनिवर्सिटी क्लोजली, हमारे काउंसलर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा काउंसलर सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। बच्चा मेरे पास आता है, हम उसकी सबसे पहले 1-to-1 काउंसलिंग हम उनको अवेलेबल कराते हैं, जहाँ पे उनकी एकेडमिक्स को देखते हुए उनको चॉइस दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि बायो का बच्चा है, अब बायो के बच्चे के पास वी डिवाइड बायोलॉजी इनटू 2 सेक्शन, दैट इज़ वन इज़ मेडिकल, दैट इज़ अदर इज़ नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल प्रोग्राम वी कुड से लाइक नॉन मेडिकल प्रोग्राम में हम बच्चों को वो प्रोग्राम सजेस्ट कर रहे हैं जो प्रोग्राम डायरेक्ट मेडिकल या डायरेक्ट क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं है। आप इसको क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल भी कह सकते हैं। क्लिनिकल इन द सेंस, क्लिनिकल में आपके MBBS आ जाता है, क्लिनिकल में आपके नर्सिंग आ जाता है, मिडवाइफरी आ जाता है, ठीक है। और अगर नॉन क्लिनिकल की बात करें, नॉन क्लिनिकल में हम आपको बायोमेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, हेल्थ साइंस है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड बायो की विंग है, जहाँ पे बायो से रिलेटेड रिसर्च होता है। उन प्रोफेशंस को हम नॉन क्लिनिकल में डाल सकते हैं। अपन सर जब कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन टाइम कितना रहता है? कितने टाइम पहले हमको अप्लाई कर देना होता है और कितने टाइम हमको वेट करना होता है? दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन। अगर अपन बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक इन इंडिया, व्हाट यू हैव ओनली 1 सेशन इन अ ईयर, दैट इज़ जुलाई। हमारा जुलाई में एडमिशन होता है, केवल एक बार साल में हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटियाँ केवल एक बार में एडमिशन लेती हैं साल में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ए वेस्टर्न कल्चर, अगर अपन बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर साल में मेजर इंटेक होता है सितंबर, फिर माइनर इंटेक होता है जनवरी। सो अगर मैं बात करूं माइनर इंटेक की, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है वो जनवरी में एडमिशन लेती है माइनर, मेजर इंटेक होता है सितंबर, वेयर ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी ओपन देयर प्रोग्राम। कुछ यूनिवर्सिटियों के माइनर इंटेक होते हैं जहां पर आपको जनवरी में भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, वेयर दे हैव जुलाई एज ए मेजर इंटेक, जुलाई उनका मेजर इंटेक होता है, अप्रैल उनका मेजर इंटेक होता है। तो इन कंट्रियों में अगर अपन बात करें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, दे हैव जुलाई एंड जनवरी फरवरी। अब अपन बात करें US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूरोप की, तो दे हैव एन सितंबर इंटेक, मेजर इंटेक सितंबर होता है इन कंट्रियों में। मतलब अलग अलग कंट्री अलग अलग इंटेक लेती है। तो आई मीन दैट्स व्हाट आई सेड कि कंसल्टेंट जो है या आपको अपडेट रहना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की तो आपको प्लानिंग 6 महीने की प्लानिंग चाहिए जी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आपको 6 महीने की प्लानिंग चाहिए। बाकी कंट्रियों में अगर आप बच्चा हमारे पास महीने 2 महीने पहले भी आता है तो हम कैसे कर सकते हैं मैनेज। जैसे हम यूके की बात करें, महंग की बात करें, तो महंग हमारे पास आए थे 2-3 महीने पहले और हमने इनका अप्लाई करवाया, एडमिशन हुआ। इनिशियली इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए यूनिवर्सिटीज़ के, और यूनिवर्सिटीज़ ने जो इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू के बेस पे इनको IELTS PT से वेवर दे दिया, बिकॉज ही हैव एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो वेवर बच्चे को मिल गया। वेवर के बाद में फ़ंड इनके फादर ने साथ साथ मैनेज किया, तो इनको इजीली बैंक से लोन भी मिल गया। तो इट वाज लाइक 2 मंथ प्रोसेस फॉर यूके। तो अगर अपन कंपेरेटिवली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो 6 महीने चला जाता है नॉर्मली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी फंडिंग की प्लानिंग है ज़्यादा होती है। अनलेस अनटिल अगर आपकी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, आपके अकाउंट्स आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, तब तो इतना टाइम नहीं लगता। बट नॉर्मली हमारे पास कस्टमर जब आते हैं तो ज़्यादातर केस में हमें उनको प्लानिंग नहीं पता होता कि भाई किस तरह से अकाउंट को मेंटेन करें, फंड्स को मेंटेन करें।
तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगता है, जहाँ पर यूके आपको 1 महीने का स्टेटमेंट मांग रहा है। तो आपका टाइम ड्यूरेशन इस तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लगता ऑस्ट्रेलिया ने रूल्स टाइट कर दिए बहुत है। हाँ जी, ज़्यादा। हाँ जी। वीज़ा रिजेक्शन का रिस्क सर कितना रहता है? It depend on country, as I would say, it depend on country and also it depend on profile also. Like for example, अगर अपन यूके की बात करें, यूके नॉर्मली कुछ चीज़ों को देखता है, जैसे आपका फंड अगर 1 महीने पुराना है और नॉट इवन 1 मंथ, दे वुड से 28 डेज ओल्ड, और अगर आपने इंग्लिश आप बोल सकते हैं, आपका एकेडमिक अच्छा है, यूनिवर्सिटी ने आपको कास्ट इशू कर रखा है, तो यूके में कोई वीज़ा कोई सच प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जहाँ तक बात है कंट्री कंपैरिजन में, ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन करूँ तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी चीज़ें देखता है। ऑस्ट्रेलिया जीएस इंटरव्यू लेता है, जहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, आपकी आईटीआर वेरीफाई हो रही है, आपके एकेडमिक्स को भी उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है, फिर इंटरव्यू बच्चे को अपीयर करना है। तो ऑस्ट्रेलिया वुड से दैट इट्स अ बिट ऑफ आई वुड से, अगर बेस्ट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, हमारी बात करें तो हमारा सक्सेस रेशियो ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट 90 के आसपास है, और यूके में हमारा वी नेवर हैड ए रिफ्यूजल फॉर यूके। सो यूके के केस में हमारा कोई ऐसा नहीं है। तो रिफ्यूजल यूके के केस में आई वुड से दैट प्लानिंग है, थोड़ा बहुत भी ढंग से प्लान किया तो देयर वुड नॉट बी एनी रिफ्यूजल इन केस ऑफ यूके। रिफ्यूजल जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ें हैं उन्हीं पे आता है, फंड्स हैं, आपकी इंग्लिश एबिलिटी है, आपकी आईटीआर है, आपके पास डॉक्यूमेंट स्पेशली अगर आपके जेन्युइन है, तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चे की फ़ाइल करते हैं और हमें ऐसे कोई इशू नहीं आता नॉर्मली। अब सर कंसल्टेंसी फर्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये बताइए, आपकी जो लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी है वो कैसे बच्चों को हेल्प करती है, कैसे आप बच्चों को गाइड करते हैं?